दोस्तों साल 1998 में तालिबान का 98% अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा हो चुका था। अफगानिस्तान की आम जनता ने बड़े दिल से तालिबान का स्वागत भी किया था। तालिबान ने भी कंट्रोल आते ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, अव्यवस्था में सुधार लाया। दोस्तों यही नहीं, नए सड़कों का भी निर्माण किया। इन कामों की वजह से तालिबान अफगानिस्तान की जनता के दिलों पर राज करने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे अफगानिस्तान की जनता तालिबान से थर थर कांपने लगी। दोस्तों चलिए जानते हैं तालिबान के जन्म से लेकर अब तक के सफर की पूरी कहानी। इस वीडियो में हम न सिर्फ तालिबान का इतिहास बल्कि सौर रिवॉल्यूशन क्या था, तालिबान का माए बाप अफगान मुजाहिदीन संगठन बनने के पीछे किन देशों का हाथ था, सोवियत यूनियन और अफगान मुजाहिदीन का 10 साल का युद्ध, तालिबान का जन्म कैसे हुआ, तालिबान के अनुसार शरिया कानून क्या है, तालिबान के पास इतना पैसा कहां से आता है और फंडिंग कहां से होती है, तालिबान को किन देशों ने मान्यता दी है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के नसीब में हमेशा अराजकता और युद्ध लिखा है। अफगानिस्तान वो देश है जिसने युद्धों के कई दौर देखे हैं। अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच 1839 से लेकर 1919 तक 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच अफगानिस्तान में ब्रिटिशों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह रूसी साम्राज्य विस्तार से ब्रिटिशों को डर था। रूस लगातार अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। दोस्तों ब्रिटिशों को ये डर सता रहा था रूस अफगानिस्तान को जीतकर भारत में ना पहुंच जाए। जिस समय सर्दियों में हिंदुकुश की पहाड़ियां बर्फ से ढकी होती है, तब अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी ने नरसंहार को अंजाम दिया। सन 1842 में 4500 सैनिकों की मौत हुई और करीब 12000 आम नागरिकों की हत्या की गई। दोस्तों इस युद्ध में जैसे तैसे ब्रिटिशों की जीत हुई लेकिन टिकी नहीं। जबकि दूसरा आंग्ल अफगान वार 1878 से 1880 के बीच लड़ा गया था, इसमें भी ब्रिटिशों की जीत हुई। यह युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और उसका उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त हुआ। थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध की परिणति अफगानिस्तान की स्वतंत्रता में हुई। 1917 की रूस क्रांति के बाद रूस और ब्रिटेन साथी नहीं रहे। अफगानों ने ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला बोल दिया। दोस्तों यह युद्ध केवल 2 महीने तक चला। इसके परिणाम स्वरूप रावलपिंडी की संधि की गई। रावलपिंडी की संधि के बाद से ही आंग्ल अफगान संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इसके साथ एशिया में शांति स्थापित हो गई। दोस्तों 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ। उस समय से अफगानिस्तान में शाह वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। 1973 में शाह वंश के आखिरी शासक मोहम्मद जहीर शाह थे। मोहम्मद जहीर शाह 1933 में सत्ता में आए थे और 1973 तक यानी 40 साल तक शासक थे। लेकिन बीमारी की वजह से वे इटली में अपना इलाज करने गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद दाऊद खान ने आर्मी की मदद से तख्ता पलट कर दिया। दोस्तों दाऊद खान प्राइम मिनिस्टर के साथ जहीर खान के कजिन पे थे। दाऊद खान ने न सिर्फ शाह वंश की विदाई की बल्कि अफगानिस्तान को प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक यानी अध्यक्षीय गणतंत्र में बदल दिया। इस तख्ता पलट को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी पीडीपी का सपोर्ट था। पीडीपी की स्थापना 1965 में नूर मोहम्मद तारिक, बरबक करमाल और हफीजुल्लाह अमीन ने की थी। दोस्तों पीडीपी बनने के पीछे सोवियत यूनियन का न सिर्फ हाथ था बल्कि खुलेआम सपोर्ट भी था। दोस्तों इससे ये क्लियर हो जाता है सोवियत यूनियन के साथ पीडीपी भी कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। पीडीपी का फुल फॉर्म पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है। दोस्तों आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, दाऊद खान ने खुद को प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, होम मिनिस्टर और तो और विदेश मंत्री घोषित कर दिया था। यही नहीं 1977 में दाऊद खान ने एक नया संविधान बनाया। उसके तहत अफगानिस्तान को चीन की तरह सिंगल पार्टी देश बना दिया। पीडीपी के 2 अंक थे, उसमें एक का नाम परचम था, उनको शहरी और अमीर लोगों का सपोर्ट था। दूसरा खल्क, उसको गाँव में रहने वाले गरीब लोगों का सपोर्ट था। अगर नंबर की तुलना की जाए तो खल्क को देश के 80% जनता का सपोर्ट था और परचम को बाकी 20% जनता का सपोर्ट था। दोस्तों अफगानिस्तान में अकेले पश्तून यानी पठान जाति के आधे लोग रहते हैं। पीडीपी का मुख्य लक्ष्य था पूरे पश्तून जाति के लोगों को एक करना। दोस्तों दाऊद खान सत्ता में आते ही इस एजेंडे से मुकर गया। इतना ही नहीं, उसने 17 अप्रैल 1978 को पीडीपी के मेंबर अकबर खैबर की हत्या कर दी और पीडीपी के हफीजुल्लाह अमीन और नूर मोहम्मद तारिक को घर में अरेस्ट कर दिया। दोस्तों अफगानिस्तान की पूरी जनता और सोवियत यूनियन का सपोर्ट पीडीपी को था। उन्होंने 250 से ज्यादा टैंक के साथ दाऊद खान के घर पर आक्रमण किया और दाऊद खान की हत्या भी कर दी। इसके साथ नूर मोहम्मद तारिक नए प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों केवल 5 साल में 2 बार तख्ता पलट हुआ। पहली बार दाऊद खान ने 1973 में किया था, दूसरी बार पीडीपी ने 1979 को किया। पीडीपी सत्ता में आते ही उन्होंने वो काम किए जिसको करने की परमिशन कट्टर मुस्लिम देश में नहीं होती। पीडीपी ने जो भी काम किए उसको सौर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सौर रिवॉल्यूशन क्या है? दोस्तों उस समय अफगानिस्तान के सिर्फ 5% लोग पढ़े लिखे थे और 5 से 10% लोगों के पास ही जमीन हुआ करती थी। यही नहीं, लड़कियों को कम उम्र में शादी करनी पड़ती थी और तो और वो अपनी मन मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी। पीडीपी ने सत्ता में आते ही जमीन को सारी जनता में बांट दिया, यानी अफगानिस्तान के उन 90% लोगों को भी जमीन मिली जो अब तक 10% लोगों के जमीन में काम कर रहे थे।
दोस्तों यही नहीं, पीडीपी ने स्कूल बनवाए, कम उम्र में जो शादियां होती थी उन पर रोक लगा दी, नए हॉस्पिटल बनवाए, लड़का और लड़की एक ही बेंच पर पढ़ सकते हैं ऐसा कानून भी बनाया। लेकिन दोस्तों ये अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में होता तो ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान एक कट्टर मुस्लिम देश है, उनकी 1000 सालों से अपनी सभ्यता है, वहाँ पे ये रास कैसे आएगा? दोस्तों ऐसा ही हुआ। दोस्तों आम जनता इन बदलावों के विरोध में प्रदर्शन करने लगी। अब तक पीडीपी को सपोर्ट करने वाले परचम और खल्क दोनों में सत्ता हासिल करने की रेस लगी। जो लोग इस बदलाव का विरोध कर रहे थे उन्होंने अफगान सरकार के विरुद्ध हथियार उठाना शुरू किया। दोस्तों उन्होंने अफगान मुजाहिदीन नाम से टेररिस्ट एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। दोस्तों यहाँ पर अफगान मुजाहिदीन नाम के टेररिस्ट ग्रुप का जन्म होता है। अफगान मुजाहिदीन ने टेररिस्ट एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। अफगान मुजाहिदीन के हथियार उठाने के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था। दोस्तों यही से तालिबान के उदय की भी नींव रखी जाती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मॉडर्न हथियार और पैसे दिए। पाकिस्तान का एक काम था कि अफगान मुजाहिदीन को वो हथियार के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी देना और अच्छी किस्म के टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान में भेजना। फिर ये अफगानिस्तान में आकर स्कूल और हॉस्पिटल को जलाना, आम लोगों की हत्या करना, ऐसे काम करने लगे। दोस्तों अमेरिका का ही इस ग्रुप को निर्माण करने के पीछे बड़ा हाथ था, क्योंकि उस वक्त के अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने उन अफगान मुजाहिदीन के सामने ये बोल दिया कि अफगानिस्तान आपका देश है और पीडीपी मॉडर्न रिफॉर्म करके आपके देश और संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम आपका साथ देंगे। अमेरिका जिस पीडीपी के सोशल रिफॉर्म्स को अफगानिस्तान में विरोध कर रहा था और आतंकवादियों को हथियार और पैसा देकर अफगानिस्तान में भेज रहा था, इससे बिल्कुल उल्टा काम अमेरिका ईरान में कर रहा था। यानी लड़कियों को पढ़ने का अधिकार देना, स्कूल हॉस्पिटल निर्माण करना, मतलब अमेरिका दोहरी चाल चल रहा था। इसके पीछे कारण ये था कि अफगानिस्तान में जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे उसके पीछे रूस था और ईरान में जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे उसके पीछे अमेरिका था। और दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि 1947 से 1991 तक अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वार चल रहा था। इसी के चलते अमेरिका ने रूस से बदला लेने के लिए अफगान मुजाहिदीन को तैयार किया। दोस्तों आधुनिक हथियार से लैस ये अफगान मुजाहिदीन के टेररिस्ट अफगानिस्तान के सरकार पर भारी पड़ रहे थे। तब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारिक ने सोवियत यूनियन को आर्मी भेजने की मांग की, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने सोवियत आर्मी के कुछ ट्रेनर भेजे जो अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दे सके, लेकिन ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि अफगान आर्मी से ज्यादा ताकतवर अफगान मुजाहिदीन के लड़ाकू थे। उनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार थे और तो और अमेरिका की CIA, पाकिस्तान की ISI और चीन उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। सऊदी अरब, ईरान, ब्रिटेन और अमेरिका से अरबों डॉलर्स की फंडिंग मिल रही थी। यही नहीं दोस्तों, जिहाद के नाम पर दुनिया भर के मुस्लिम कट्टरपंथियों को एक किया जा रहा था। सऊदी अरब के रिच फैमिली में पैदा हुए लड़के भी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे थे। अब अफगानिस्तान प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारिक के हाथ से चला जा रहा था। तब वो अपनी बात को और ताकत से पेश करने के लिए सोवियत यूनियन चले गए। तब सोवियत यूनियन ने नूर मोहम्मद तारिक को यह सलाह दी, आप जो बदलाव यानी सोशल रिफॉर्म कर रहे हो उसको कम कर दो। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान में अफगान सरकार जो भी फैसले ले रही थी उसके पीछे नूर मोहम्मद तारिक का दिमाग नहीं था। इस सौ रिवोल्यूशन के पीछे दिमाग पीडीपी के निर्माताओं में से एक हफीजुल्लाह अमीन का था, जो कि अब फॉरेन मिनिस्टर था। हफीजुल्लाह अमीन ने ही अफगानिस्तान में सोशल रिफॉर्म्स लाने का फैसला किया था और इसको विरोध करने वाले लोगों पर गोली चलाने का फैसला भी उनका ही था। दोस्तों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। सोवियत यूनियन की सीक्रेट एजेंसी KGB के मुताबिक हफीजुल्लाह अमीन CIA एजेंट था। सोवियत यूनियन गए नूर मोहम्मद तारिक को यह बात KGB ने बता दी, लेकिन नूर मोहम्मद तारिक अफगानिस्तान पहुंचने से पहले ही ये खबर हफीजुल्लाह अमीन तक पहुंच गई। नूर मोहम्मद तारिक जैसे अफगानिस्तान पहुंचे तब हफीजुल्लाह अमीन ने उनका कत्ल कर दिया और अफगानिस्तान में फिर से तख्ता पलट कर दिया। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अफगानिस्तान में सोशल बदलाव करने के पीछे अमेरिका का ही हाथ था और उसके विरोध में अफगान मुजाहिदीन को हथियार और अरबों डॉलर देने के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। दोस्तों ये बात 100% सच साबित हुई कि हफीजुल्लाह अमीन एक CIA एजेंट था, क्योंकि नूर मोहम्मद तारिक की हत्या करने के बाद उसने पहला जो निर्णय लिया वो ये था। हफीजुल्लाह अमीन नया प्रेसिडेंट बन गया था और उसके हाथ में अफगानिस्तान की आर्मी भी थी। फिर भी उसने मदद अफगानिस्तान की आर्मी से नहीं बल्कि अफगान मुजाहिदीन से मांगी। दोस्तों अब तक अफगानिस्तान में आर्मी ना भेजने का फैसला करने वाले सोवियत यूनियन ने अपना फैसला बदल दिया और 25 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में भेज दिया और इसी के साथ सोवियत अफगान युद्ध शुरू हुआ। सोवियत यूनियन के इस फैसले का पूरी दुनिया में विरोध हुआ, लेकिन सोवियत आर्मी अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने 27 दिसंबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन को पद से हटा दिया। दोस्तों रूस यानी सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान के शहरों को निशाना बनाते हुए उन पे बमबारी करनी शुरू की, लेकिन अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब अफगानिस्तान की सारी बाउंड्री जमीन से टच करती है और बेहद पहाड़ी इलाकों की वजह से सोवियत आर्मी को कोई खास सफलता नहीं मिली। सोवियत आर्मी ने फ्रस्ट्रेशन में आकर सिविल लोगों को मारना स्टार्ट किया
1982 में असफलता देख सोवियत यूनियन के अध्यक्ष यूरी एंड्रोपोव ने यूनो में आर्मी वापस लेने का प्रस्ताव लाया, लेकिन अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके इसे ठुकरा दिया, क्योंकि अमेरिका वियतनाम युद्ध का रूस से बदला लेना चाहता था। दोस्तों, यही से तालिबान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो हथियार मुजाहिदीन को देने के लिए दिए थे, वो पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को बराबर बांट नहीं दिए थे। अफगान मुजाहिदीन में कुछ ऐसे लोग थे जो अफगान सरकार के जमीन बांटने वाले कानून से नाराज थे, और कुछ लोग कट्टर चरमपंथी थे जो जिहाद के नाम पर इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान के आईएसआई ने कट्टर चरमपंथियों को ज्यादा हथियार दिए। दोस्तों, अब तक एक साथ लड़ रहे अफगान मुजाहिदीन में दो ग्रुप हो गए और आपस में लड़ने लगे। इसमें ज्यादा हथियार वाले कट्टर चरमपंथी जीत गए। सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में कुछ खास नहीं कर सकी थी। साल 1989 आते आते सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया, और इस तरह से सोवियत अफगान युद्ध खत्म हुआ। लेकिन अफगान मुजाहिदीन नाम का ग्रुप तैयार हो गया। रूस यानी सोवियत यूनियन ने आर्मी वापस बुलाने के बाद अफगानिस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हुआ। दोस्तों, यहाँ से पेशावर समझौता और अफगानिस्तान में सिविल वार भी शुरू हो गई। अप्रैल 1992 में रूसी समर्थित अफगान कम्युनिस्ट मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार अब अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ खुद को बनाए नहीं रख सकती थी। अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के साथ और भी कई टेररिस्ट ग्रुप बन गए थे। गुलबुद्दीन हकमतयार का हज़ब-ए-इस्लाम दक्षिण से, अब्दुल रसूल सैयब का इत्तेहाद-ए-इस्लाम पश्चिम से, अब्दुल अली मजारी का हिजब-ए-वहादत पश्चिम से, और हज़ब-ए-इस्लामी खलीज पूर्व से राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहे थे। 24 अप्रैल 1992 को पेशावर समझौते की घोषणा कहीं नहीं बल्कि सभी अफगान मुजाहिदीन पार्टियों ने की थी। इस समझौते ने एक अफगान अंतरिम सरकार की घोषणा की जिसका नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान था। दोस्तों, 1992 से 1996 का समय अफगानिस्तान में सिविल वॉर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, तालिबान के निर्माण का काल 1994 से लेकर 1996 का है। दोस्तों, चलिए जानते हैं तालिबान का निर्माण कैसे हुआ। तालिबान के निर्माण का काल 1994 से लेकर 1996 का है। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब छात्र होता है, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। सऊदी अरब ही वो देश है जिसने तालिबान की नींव रखने में उसकी मदद की। 90 के दशक में अफगानिस्तान में पख्तून आंदोलन चरम पर था, तब सऊदी अरब की तरफ से इसे भरपूर समर्थन मिला। लोगों को इस्लामिक मदरसों में भेजना और सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार करना ही इस आंदोलन का मकसद था। दोस्तों, इन मदरसों में लोगों की पढ़ाई का खर्च सऊदी अरब उठाता था, और ऐसा माना जाता है कि उत्तरी पाकिस्तान के मदरसे से तालिबान का विचार निकला। इसके बाद अफगानिस्तान में इसका विस्तार हुआ, यानी तालिबान का जन्म पाकिस्तान में हुआ। दोस्तों, लेकिन किसी भी संगठन या पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होती है। तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला मोहम्मद ओमर ने लोगों में गलत बातें फैलाना शुरू किया। उन्होंने लोगों में यह प्रचार किया कि 90% लोगों में गरीबी के पीछे 20 साल से राज कर रही सरकार जिम्मेदार है। दोस्तों, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तो और मदरसों में पड़े कट्टर चरमपंथी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। इनके पास हथियारों की तो बिल्कुल कमी नहीं थी। सऊदी अरब से तूफानी पैसा आ रहा था, इसलिए अफगानिस्तान में जहाँ 90% गाँव का रहे, वहाँ के गरीब लोग इनके झांसे में आ गए। दोस्तों, मुल्ला मोहम्मद ओमर ने 50 स्टूडेंट के साथ तालिबान का गठन किया था। 1 महीने के अंदर इसमें 15,000 छात्र शामिल हुए थे। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने 2 साल के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया। सबसे पहले इन्होंने 1994 को कांदार सिटी पे कब्जा किया। उसके बाद सितंबर 1996 में राजधानी काबुल पे कब्जा किया। 27 सितंबर 1996 को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का निर्माण किया। मुल्ला मोहम्मद ओमर जो इसका प्रमुख था, वो एक सुन्नी चरमपंथी था। उसका मकसद पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना था। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया। तालिबान का शरिया कानून क्या है? तालिबान सत्ता में आती है, अफगानिस्तान की आम जनता ने बड़े दिल से तालिबान का स्वागत भी किया था। इसके पीछे मेन ये कारण था, अफगानी जनता ने हमेशा अराजकता और खून खराबा देखा था, और तालिबान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आया था। तालिबान गरीबी हटाने की बात करता था। तालिबान ने कंट्रोल आते ही भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, अव्यवस्था में सुधार लाया। दोस्तों, यही नहीं, नए सड़कों का भी निर्माण किया। इन कामों की वजह से तालिबान अफगानिस्तान की जनता के दिलों पर राज करने लगा। लेकिन इसके बाद जब तालिबान ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो अफगानी लोग थर थर कांपने लगे। सबसे ज्यादा अगर जुल्म किसी पर हुए तो वो अफगानी औरतों पर हुए। सबसे पहले शरिया कानून के हिसाब से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। तालिबान का शरिया कानून, इस कानून के तहत माँ बाप के परमिशन के सिवाय महिलाओं को घर से बाहर पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। किसी अजनबी को महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए वो तेज आवाज में बात नहीं कर सकती थी। तालिबान के नियमों में महिलाएं हाई हील्स भी नहीं पहन सकती, क्योंकि हाई हील्स पहनने के बाद अगर वो चलेगी तो उनके कदमों की आवाज आ जाएगी। तालिबान का मानना है कि महिलाओं के कदमों की आवाज ठीक नहीं होती और इससे पुरुष उत्तेजित हो सकते हैं। महिलाएं पैरों में क्या पहनेगी इसका फैसला भी तालिबान ही करेगा। अगर गलती से घुटने के ऊपर का पैर दिखाई देगा तो उसकी सरेआम पिटाई होती थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी घर की ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर महिला रहती है
तो उसके घर की खिड़की पर या तो पेंट कर दिया जाता था या फिर उस पर ऐसी स्क्रीन लगाई जाती थी जिससे अंदर का कुछ दिखाई ना दे। किसी भी लड़की को 8 साल की उम्र के बाद शिक्षित होने की अनुमति नहीं थी और तब तक उन्हें केवल कुरान का अध्ययन करने की ही अनुमति होती थी। तालिबानी नियमों के अनुसार महिलाओं के वीडियो बनाने और फोटोग्राफी करने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। यही नहीं, महिलाएं अपनी तस्वीर अखबार, किताबों या घरों में नहीं लगा सकती थी। वो अपनी फोटो को अखबार में एडवर्टाइज नहीं कर सकती थी। किसी भी किताब या घरों में महिलाओं की तस्वीर लगाना कानूनन जुर्म था। इसके अलावा पुरुष अपने फोन में भी अपनी पत्नी की तस्वीर नहीं रख सकते थे। इसे तालिबान अपने नियमों के खिलाफ मानता है। हाल ही में तालिबान सरकार पूरी तरह गिरने से पहले जिन इलाकों में तालिबान का कब्जा था वहाँ उसने कुछ लोगों के मोबाइल सिर्फ इसलिए तोड़ दिए क्योंकि उनमें महिलाओं की तस्वीरें थी। पूरे अफगानिस्तान में संगीत और फिल्म देखने पर पाबंदी लगाई गई थी। महिलाएं रेडियो या टेलीविजन में काम नहीं कर सकती थी और ना ही इनमें किसी तरह से अपनी प्रस्तुति दर्ज करा सकती थी। इसके अलावा वह किसी सार्वजनिक सम्मेलन में शिरकत नहीं कर सकती थी। अन्य नियमों की बात करें तो महिलाएं साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चला सकती थी। बिना पुरुष साथी के टैक्सी में सफर भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, एक ही बस में पुरुष और महिलाओं को यात्रा करने से रोकने के लिए अलग अलग बस सेवाएं शुरू की थी। पुरुषों को दाढ़ी करने की परमिशन थी, वो कभी भी क्लीन शेव नहीं कर सकते थे। तालिबान का कानून कहता है कि किसी भी स्थान पर वुमेन यानी महिला शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, विमेंस गार्डन। तालिबान के शासन में एक जगह का नाम विमेंस गार्डन ही था जिसे बदलकर स्प्रिंग गार्डन किया गया। तालिबान की सरकार बनते ही दोबारा ये नियम लागू हो सकते हैं जिनसे महिलाएं काफी डरी हुई है। दोस्तों, दिसंबर 1996 में काबुल में एक घटना घटी जिसमें 225 महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में अफगानिस्तान की महिलाएं होती हैं। दुनिया में लॉकडाउन भले ही 2020 को कोरोना की वजह से लगा, लेकिन अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक इससे कई ज्यादा खतरनाक लॉकडाउन लगाया गया था। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के काल में इससे ज्यादा महिलाओं को फ्रीडम था। पुरुषों को कंपलसरी पठानी सूट पहनना पड़ता है। तालिबान सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप है, इसलिए अफगानिस्तान में जितने भी शिया लोग हैं उनको सुन्नी में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर विरोध किया तो वही की वही गोली मारी जाती है। यही नहीं, अफगानिस्तान के बामियाना में बनी बुद्ध के स्टैचू को तालिबान ने गिरा दिया। पूरी दुनिया इस पर तालिबान पे थूकने लगी। हत्या के आरोपियों को फांसी दी जाती है और किसी ने चोरी की तो उसके हाथ पैर काट लिए जाते हैं। दोस्तों, तालिबान को सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी, उसमें पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब शामिल है। अब नए स्थापित हो रहे तालिबान को चीन ने मान्यता दी है। तालिबान का लीडर कौन है? दोस्तों, तालिबान का एक ही मकसद है, पश्चिमी देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और अफगानिस्तान में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। तालिबान का सबसे पहला लीडर मुल्ला मोहम्मद ओमर था। उसके बाद मुल्ला मुख्तार मंसूर के हाथ में तालिबान की सत्ता आ गई। 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिका के ड्रोन हमले में मौत हो गई। तब से मौलवी हिब्बतुल्लाह अंकुजादा तालिबान का चीफ है। वो तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हिब्बतुल्लाह अंकुजादा कांदार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाई में हक के फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वो अदालतों का प्रमुख भी था। 2001 में खत्म हुई तालिबान की सत्ता। सऊदी अरब में अमेरिका ने सेना भेजने के मसलों को लेकर ओसामा बिन लादेन और अमेरिका में विवाद खड़ा हुआ था। 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया था, जिसमें 3000 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जानें गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने की मांग की। अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने ठुकरा दिया। इसे देखते हुए अमेरिका भड़क गया और उसने तालिबान के कई स्ट्रेटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले किए। हमले में तालिबान को काफी क्षति पहुंचती है, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों, इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी थी। फिर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक करके मरवा दिया। दोस्तों, ये वजह है कि जिस तालिबान को अमेरिका पैसा और हथियार दोनों देता था, बाद में उनके खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया और यह संघर्ष 20 साल तक चला। अब अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाने के बाद तालिबान फिर से सत्ता में आ गया है। तालिबान में कितने टेररिस्ट हैं और पैसा कहां से आता है? दोस्तों, तालिबान के पास कुल 85,000 से ज्यादा लड़ाकू यानी टेररिस्ट मौजूद है, जिनको ट्रेनिंग पाकिस्तान के क्वेटा शहर में दी जाती है। दोस्तों, तालिबान इन लड़ाकों पर कितना पैसा खर्च करता है ये जानकर आपको हैरानी होगी। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि तालिबान हर साल इन टेररिस्टों पर 22,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि तालिबान के पास इतना पैसा आता कहां से है? दोस्तों, तालिबान के पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में तालिबान का वार्षिक कारोबार करीब $400 मिलियन का था। यही नहीं, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम जैसे नशीले पदार्थों की खेती की जाती है। दुनिया के 80% अफीम प्रोडक्शन अकेला अफगानिस्तान करता है और इन अफीम की खेती पर तालिबान का कंट्रोल है। अफगानिस्तान में अवैध खनन करने वाली कंपनियों से तालिबान टैक्स भी वसूल करता है। तालिबान का 60% इनकम नशीले पदार्थों से आता है। इसके अलावा तालिबान की मनी प्रोटेक्शन और डोनेशन से भी काफी ज्यादा कमाई होती है।
दोस्तों यही नहीं, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान और यूएई की तरफ से बेशुमार फंडिंग होती है। दोस्तों क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है, और चैनल पर नए हो तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए शौर्य एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके।